नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर सीएम मनोहर लाल के नूंह दौरे से जुड़ी हुई है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के हरियाणा दौरे से जुड़ी हुई है और तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां बल्लभगढ़ से अयोध्या के लिए बस को रवाना कर दिया गया है। और चौथी खबर रेवाड़ी से है, जहां एक शख्स ने सुसाइड कर लिया और लेकिन उससे पहले उसने एक वीडियो भी बनाया था। तो चारों बड़ी खबरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली खबर सीएम मनोहर लाल के नूंह दौरे से जुड़ी हुई है और दूसरी खबर जो है मध्य प्रदेश के सीएम का हरियाणा दौरा, मोहन यादव का हरियाणा दौरा है, इससे जुड़ी हुई है। और तीसरी खबर बल्लभगढ़ से आपको बता रहे हैं, जहां पर बस जो है अयोध्या के लिए रवाना कर दी गई है। और चौथी खबर खुदकुशी से जुड़ी हुई है। तो चारों बड़ी खबरें और उनकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं लगातार। पहली खबर सीएम मनोहर लाल के नूंह दौरे से जुड़ी हुई है, जहां पर उन्होंने बड़ी सौगात भी जनता को दी है। बार चैम्बरों का उन्होंने उद्घाटन किया यहां पर और कई कार्यक्रमों में भी उन्होंने साथ ही साथ शिरकत की है। और दूसरी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम का हरियाणा दौरा है। काफी अहम ये दौरा रहा, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, तो ऐसे में ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। सीएम मनोहर लाल नूंह दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने नूंह कोर्ट परिसर में बार चैम्बरों का भी उद्घाटन किया है। वहीं आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने राजा हसन खां मेवाती शहीदी दिवस के मौके पर जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि गुरुकुल और मदरसों को हरियाणा शिक्षा बोर्ड से रजिस्ट्रेशन कराकर मदद दी जाएगी। जो भी गुरुकुल या मदरसा जो है वो आधुनिक शिक्षा के लिए हरियाणा बोर्ड के साथ जुड़ेगा, उसको 50 से 80 बच्चे होने पर साल के 2 लाख रुपए, 80 से 100 बच्चे होने पर 4 लाख रुपए और 100 से 200 बच्चे होने पर 5 लाख रुपए और साथ ही साथ 200 से अधिक अगर बच्चे होते हैं तो 7 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि शहीद हसन खां मेवाती एक नाम नहीं बल्कि एक विचार है। हमने हमेशा ही हरियाणा एक हरियाणवी के सिद्धांत पर सरकार चलाई है। उसको मन में धार करके और ये बड़ा फैसला लिया कि हम देश नहीं छोड़ेंगे, यहीं पर रहेंगे, भाईचारे के साथ रहेंगे। आप लोगों ने भाईचारा कायम रखा है और आज इस अवसर पर मुझे बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज अवसर नगीना में है। आज तो इतना ही था कि चलते हुए इस पवित्र काम को, इस पुण्य काम को, इस अच्छे काम को करते हुए यहां से निकलूं, मेरी भी खुशकिस्मती है। मैं इस अवसर पर आपका बहुत बहुत आभारी धन्यवाद करता हूं। एक बात जरूर है कि कासेड़ा गांव वीरों का, नौजवानों का, यहां के आवाम खुशकिस्मत है। और मध्य प्रदेश के सीएम जो हैं मोहन यादव और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हरियाणा दौरे पर हैं। मोहन यादव ने शनिवार को जो है गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ लोकसभा क्लस्टर की बैठक में चुनाव पर चर्चा की है। साथ ही मोहन यादव ने गुरुग्राम में 1 बजे गुरुकमल कार्यालय में चुनाव प्रबंधन की बैठक भी ली है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने 12 बजे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में क्लस्टर की बैठक ली, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी भी उपस्थित रहे। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पीजी कॉलेज, जीटी रोड, पानीपत में 4 बजे प्रबुद्ध वर्ग की बैठक में प्रबुद्ध जनों से चर्चा करेंगे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं सत्यव्रत शास्त्री जी, प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सत्यव्रत शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं मोहन यादव, उनका हरियाणा दौरा है, तो कितना खास ये रहने वाला है चुनावी लिहाज से और क्या कुछ इसमें स्पेशल होने वाला है? देखिए जी, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव के हरियाणा में 3 कार्यक्रम, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा, गुड़गांव लोकसभा और फरीदाबाद लोकसभा, इस 3 लोकसभा की रचना को एक क्लस्टर रचना का नाम दिया गया है। इस क्लस्टर में आज उनका प्रवास है। भिवानी महेंद्रगढ़ में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक थी, गुड़गांव तीनों लोकसभा की और गुरुग्राम लोकसभा जो है उसमें तीनों लोकसभा के चुनाव प्रबंध में लगने वाले कार्यकर्ता, उनकी बैठक है। और फरीदाबाद लोकसभा के अंदर तीनों लोकसभा के प्रमुख और प्रबुद्ध लोग जो हैं उनको बुलाया गया है। इस प्रकार के 3 लोकसभा के कार्यक्रम अलग अलग प्रकार के रचना में की गई है। जी ठीक है, शास्त्री जी बने रहेगा हमारे साथ। एक और मेहमान जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर टीना कर्मवीर, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। टीना जी बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। टीना जी, बीजेपी ने तो लोकसभा चुनाव को लेकर के फुल तैयारी कर ली है, फुल मूड में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के सीएम का भी हरियाणा में दौरा है, वो भी चुनाव को लेकर के मजबूत तरीके से रणनीति बना रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के हालात क्या हैं और उनकी तैयारी कैसी चल रही है? जी देखिए, हम लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है और जनता हमारे साथ है। हम इस बात में पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और जिस तरीके से बीजेपी की यहाँ भगदड़ मची हुई है और सब लोग डरे हुए हैं इस समय, क्योंकि इन्होंने नारा तो दे दिया 400 पार का, लेकिन आएगा कैसे? इसीलिए ये लगातार जिसे कहें कि इधर से उधर भागा दौड़ी मच रही है। सबको पता चल रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने 10 साल जो अन्याय काल का एक जो काल जो इसे अमृत काल कहते हैं, वो जिसे हम अन्याय काल कहते हैं, क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ी है, बेरोजगारी इस कदर बढ़ी है, जिसके तहत आज जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार वापस आए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार के समय ना तो दावा कर रहे हैं कि भाई 10 के 10 सीटों पर कमल खिलाएंगे इस बार भी। देखिए, ये तो दावा तो पता नहीं, इन्होंने तो 15 लाख अकाउंट में आने का भी किया था, 2 करोड़ नौकरियां देने का भी किया था। तो इनके दावे वादे सब झूठे हैं, नकली हैं, झूठे हैं। जैसे जिस प्रकार से ये लोगों को भ्रमित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम तो एक साइकोलॉजी बना दी जाए कि 400 पार आने वाले, लेकिन आएंगे कैसे? इनके पास योजना नहीं है, इनके पास कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं, कोई ऐसा विजन नहीं है, ना शिक्षा के क्षेत्र में। आप सोचिए, कल ही महिला दिवस था, आप सोचिए कि एक मनमोहन सरकार की समय थी, 20% श्रम बल बढ़ाया और इनके समय में घट गया है 20%। इसी से महिलाएं भी इनको वोट देने के लिए अब कतराएंगी एक समय में। हाँ, क्योंकि इन्होंने वादा जरूर किया था कि हाँ नारी का सम्मान होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। कहाँ नारी का सम्मान हो रहा है इस समय? सबसे ज्यादा क्राइम इसी समय इस देश में बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है, जहाँ डबल इंजन की सरकार है। इसीलिए जनता चाहती है कि कांग्रेस की सरकार वापिस आए और हम पूरी तरीके से जनता की तरफ ही देख रहे हैं। और जनता ने हमें ये वादा किया है कि सरकार अब कांग्रेस की बनने जा रही है, 10 के 10 सीटों पर हम ही चुनाव जीतने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ही जीतने जा रही है। भाजपा को अब मुंह की खानी पड़ेगी। आगे चर्चा आपसे करेंगे क्योंकि सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ बने हैं। शास्त्री जी, भाई कांग्रेस तो सीधे कह रही है बीजेपी में भगदड़ मची हुई है, अन्याय काल अब खत्म होने वाला है, जनता ने कांग्रेस से वादा कर दिया है कि उनको जिताना है इस बार। इससे बड़ा मजाक और हंसी का कोई नहीं हो सकता। टीना जी जिस लहजे में बात कर रही हैं या जो कॉन्फिडेंस दिखाना चाहती हूँ, कहीं धरातल पर तो दिखे। आप भाजपा में भगदड़ की बात करते हैं, लेकिन राहुल जी की पहली भारत जोड़ो यात्रा, दूसरी न्याय यात्रा, इस न्याय यात्रा के साथ कांग्रेस के साथ कितना न्याय हुआ और उसमें न्याय न पाकर इनकी यात्रा के शुरुआत में कितने लोग कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आ गए। आज भी यदि टीना जी को ध्यान ना हो तो सुरेश पचौरी जो मध्य प्रदेश के बड़े कांग्रेस नेता रहे हैं और केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वहां भाजपा ज्वाइन कर चुके, सूचना नहीं होगी इनको। तो भगदड़ कहाँ है ये महसूस नहीं कर पा रहे और धन्य है ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ताओं को जो अपनी भगदड़ को भगदड़ ही नहीं दिख रही। तो इससे ज्यादा अंधेर गर्दी में कैसे जिया जा सकता है, ये कांग्रेस के लोगों से सोचना चाहिए। रोज रोज कांग्रेस के लोग छोड़कर दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। चारों तरफ निराशा, हताशा, उदासी का माहौल है। कहीं दूर दूर तक आशा की किरण किसी को दिखाई नहीं देती। कल ही केरल के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी पद्मजा
जब उसने ज्वाइन किया, वो कह रही है कि सोनिया जी और राहुल के पास मिलने के काम बात नहीं है। ऐसा आरोप पीछे भी कई कांग्रेस नेता लगाते थे। तो आप विचार कीजिए कि वो खुद जब जनता से कनेक्ट होने की बात नहीं करते, तो टीना जी आप बताएं किस जनता ने आपसे वादा कर दिया, किन लोगों ने वादा कर दिया कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, और कांग्रेस की सरकार के 10 साल के शासनकाल की यादें जिनके जहान में है वो अभी जीवित है। 10-20-30 साल आगे जिएंगे तो नहीं बता पाएंगे कि कांग्रेस में क्या था। लेकिन कांग्रेस के 4 से 14 साल कार्यकाल जो है वो भोगने वाले लोग, देखने वाले लोग अभी वर्तमान में है। इस देश के अंदर की स्थिति, इस देश की सीमा की स्थिति और इस देश के सीमा की बाहर की स्थिति जो है वो देश दुनिया महसूस करती है। टीना जी आप विचार कीजिए, जब 2 देशों का युद्ध हो रहा हो और उस 2 देशों के युद्ध के बीच जब भारत का प्रधानमंत्री दोनों देशों से कहता कि रुकिए क्योंकि वो मेरे देश के लोग अभी निकल तो मणिपुर में क्यों नहीं रुकवा पाए? मणिपुर में क्यों नहीं रुकवा पाए? मणिपुर में क्या आपके मुंह में दही जमा है? विचार कीजिए कि आप देश दुनिया के अंदर उनकी स्थिति क्या है। ये देखो कितने अहंकार में वो मणिपुर जवाब आपको दे देगा। नहीं तो ये जवाब मुझे देने की आवश्यकता नहीं है टीना जी, ये मणिपुर का जवाब मणिपुर दे देगा। मणिपुर में जो फोड़ा तुमने पैदा किया था उससे फूटने का इंतजार था, वो फोड़ा फूटा, बवाल निकल गया। आज वो स्वस्थ प्रशासन और स्वस्थ चीजों के साथ मणिपुर आगे बढ़ेगा। ठीक बहस नहीं। शास्त्री जी लौटूंगी आपके पास। टीना जी आपके संगठन पर सीधा सीधा सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके शीर्ष नेताओं को मिलने का ही टाइम नहीं है आपके नेताओं से, इसलिए छोड़ छोड़ के हमारे पास आ रहे हैं। तो अब हम भी देख रहे हैं ना, मोदी जी से कौन मिल पा रहा है? मोदी जी जो चाहते हैं वो हो रहा है। तानाशाही तो मोदी जी शुरू कर रहे हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं वो भी सबको दिख रहा है, जनता देख रही है। हमारे संगठन की चिंता ना करिए, आप अपने परिवार को बचाइए, अपने घर को बचाइए। और कितने ऐसे लोग हैं जो कि हरियाणा के अंदर इन्हीं की पार्टी से, बीजेपी पार्टी से कांग्रेस ज्वाइन किया, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस ने ज्वाइन किया। कितने लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन किया उस पर तो सवाल नहीं है, उस पर तो बात नहीं करते हैं। लेकिन जनता ने ये मन बना लिया है कि कांग्रेस की वापसी होगी। इससे पहले हमने सरकारें चलाई, हमें काम करने का पता है। इन लोगों को काम करने का पता नहीं, इनको सिर्फ अपने पेट भरने का पता है, अपने घर भरने का पता है। इसलिए इन्होंने 5 स्टार जो है अपने कार्यालय बना दिए, लेकिन जनता के लिए कुछ नहीं। जनता की तो जेब से इन्होंने पैसे चुराए हैं, और तो इन्होंने क्या किया है? कोई काम नहीं किया। इनके अपने घर भरे हुए, इनके अपने पेट भरे हुए, इसलिए इनको इतनी बातें आ रही है, इतनी जुबान चल रही है। जो ये भौंकने की बात करते हैं, ये लोग ऐसा भौंकते हैं क्योंकि इनका पेट भरा हुआ है, लेकिन जनता भूखी है। 111वें स्थान पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये देश को पहुंचाने वाले बीजेपी के लोग हैं, और बीजेपी के लोग लगातार इस देश पे अटैक कर रहे हैं। किस तरीके से मणिपुर में सबने देखा है। ये यूक्रेन का युद्ध रुकवाने वाले पहले अपने देश में हालत ठीक कर ले, और हरियाणा की हालत भी भूले नहीं है। मेवात में जो इन्होंने किया, ये सब इन्हीं की करामात है। ये लगातार इस चुनाव को जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सत्यपाल मलिक ने बिल्कुल ठीक कहा है, वो इन्हीं के नेता है, बीजेपी के ही नेता, हम तो कहेंगे बीजेपी के नेता ने ये कहा है कि ये चुनाव जीतने के लिए कोई भी कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि इन्होंने इस तरीके की एक मन बना लिया है कि इस देश को तानाशाह बना दे, इस देश को रशिया जैसा बना दे, इस देश को नॉर्थ कोरिया जैसा बनाना चाहते हैं। और इसलिए इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आपने काम क्या किया? रिपोर्ट कार्ड तो आपका 0 है, और कोई ऐसी नौकरी नहीं दी। जिन लोगों के पास नौकरियां थी उनकी नौकरियां छीनने का काम बीजेपी ने किया है। और लगातार टीना जी कल आपने ग्रुप डी का जो परिणाम घोषित हुआ उसमें 11,000 लोगों को नौकरी देने की बात कही है। अभी कल तक उनकी ज्वाइनिंग की बात भी आ रही है सामने, उस पर क्या कहेंगी? का डर दिखाकर ये किसी को भी कुछ भी ज्वाइन करा ले। और हम तो कहते हैं कि जिनको एडीसीबी, जिनको डर है, जो नीडर लोग हैं वो कांग्रेस के साथ हैं, और जिनको डर लगता है वो कांग्रेस छोड़ के जा सकते हैं। हमें कतई गुरेज नहीं है ये कहने में कि जिसको डर लगता है वो बीजेपी ज्वाइन करिए। और क्योंकि इनके यहाँ वॉशिंग मशीन है ना, ये तो साफ करने वाले लोग हैं, ये तो अपने भ्रष्टाचारी लोगों को सब जगह अपने साथ शामिल कर ले। इसलिए अब जनता भी समझ रही है कि ये भ्रष्टाचारी पार्टी बीजेपी है, और सारे जितने भी जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं ये अपने पास शामिल कर लेते हैं। इसलिए करिए कांग्रेस युक्त कर लीजिए अपनी बीजेपी को। लेकिन हमें डर इस बात का, हमें कतई डर नहीं है। लेकिन जी लौटूंगे आपके पास। शास्त्री जी भाई, इनका सीधे तौर पर कहना है जिनको ईडी और सीबीआई का डर है वही बीजेपी में जा रहे हैं, बाकी उस चीज को आप क्यों नहीं देख रहे हैं जो कांग्रेस में आ रहे हैं बीजेपी के नेता? 1-2 तो बताएं। जो बीजेपी का कोई व्यक्ति कांग्रेस को ज्वाइन किया हो, बाकी जगह ज्वाइन किया हो,
तो एक तो नेशनल और स्टेट लेवल का कोई नेता बताएं। नाना पटोले भूल गए क्या? अरे सुनिए, नाना पटोले भूल गए। जिससे फ्रस्ट्रेशन से नाना पटोले भूल गए क्या? जिस फ्रस्ट्रेशन से टीना करमवीर बोल रही है, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि थोड़ा चना बाजे करना, कहने को सुनने को कुछ है नहीं। और अपने यहाँ देसी कई कहावतें हैं, आग ना ताई और गुलगुलों की माई। तो इनके पास तो यही है कि इनको अभी फ्रस्ट्रेशन से बोलने के किस किस प्रकार का। आपने पूछा कि 11,000 लोगों को कल ज्वाइन करवाया, एक जवाब नहीं। अगर डर से ज्वाइन कर रहे, नौकरी भी डर से ज्वाइन करते हैं क्या कोई? अगर तुम तो नौकरी ज्वाइन करो, नहीं तो तुम्हें ईडी को दे देंगे। और तुमने ऐसे चोरों को क्यों पाला जिनको ईडी सीबीआई बाकी से डर लगता है? तो चोर तो तुमने करवाई या चोरों को तुमने संरक्षण दिया? आज चोर यदि स्पष्ट करता है कि मैं आगे चोरी नहीं करूंगा, तो क्या उसको फांसी दे दिया? नहीं, कोर्ट के अंदर भी माफी होती है। ठीक है शास्त्री जी। जिन लोगों ने चोरी तुम्हारे कारण से की, तुम्हारे व्यवहार के कारण से की, क्या तुम्हारे लिए चोरी की, ठीक है, वो लोग तो। चलिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत फरीदाबाद से अयोध्या धाम के लिए पहली वोल्वो बस रवाना हुई। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस वोल्वो बस के माध्यम से आना जाना रहना और खाना पूरी तरह से फ्री होगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बीजेपी का संकल्प ही अंत्योदय है। इसका मतलब है कि लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति का विकास करना, और इसी क्रम में ये योजना शुरू की गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 42 लोग अयोध्या जा रहे हैं। और वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत परिवहन विभाग पूरी तरह से तैयार है और प्रदेश के तमाम लोगों को भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या ले जाकर दर्शन कराया जाएगा। लोकप्रिय साहित्यकार कृष्णपाल गुर्जर जी का मैं मुख्यमंत्री तीर्थ योजना का मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत पूरे हरियाणा में जिस तरह की योजना चलाई है, कल्याणकारी योजना है। आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति जो अंतिम पायदार में, उनके लिए पूरी तीर्थ का लाभ मिलेगा। और पूरे हरियाणा रोडवेज इसकी बड़ी भूमिका निभा रहा है। किस तरह की बस है, किस तरह का इंतजाम रहेगा? वॉल्वो बस है, वॉल्वो से फ्री सेवा है, खाने का, पीने का, रहने की व्यवस्था उनकी पूरी है। जैसे हमने नरेंद्र भाई जी ने भी विधानसभा से हमने सबको कहा है कि सब लोग चले और सब लोग ज्यादा इसका लाभ। आवेदन कैसे करना है इसके लिए? क्या आवेदन ऑनलाइन है, यहाँ जाके जीप से करें। कौन कौन से लोग जा सकते हैं इसमें? 1,80,000 आय से कम वाले सब इसका लाभ। सर, एक विशेष किट दी जा रही है, क्या कुछ है? उनके कापी है, पेन है, पटका है। देखिए, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत आज बल्लभगढ़ से पहली बस रवाना हो रही है, जिसमें हमारे साथ यहाँ के लोकप्रिय मंत्री मूलचंद शर्मा जी भी हैं, फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता भी हैं, जिला परिषद के चेयरमैन विजय लोहिया भी जी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं हमारे राजकुमार बोरा जी। तो ऐसे लोगों की चिंता करना जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, उनको तीर्थ यात्रा मुफ्त में कराना और ये मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। और मोनू पांचाल संवाददाता हमारे ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनू, जब से राम मंदिर बना है तब से लोगों, देश का हर एक व्यक्ति सोच रहा है कि भाई रामलला के एक बार दर्शन हो जाए। तो ऐसे में अब फरीदाबाद से जो है बस रवाना कर दी गई, तो क्या कुछ माहौल वहां पर है, लोगों में कितना उत्साह है? ज्योति, देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल यानी कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा जो है वो आज शुरुआत कर दी गई है फरीदाबाद से। आज जो है तो अयोध्या के लिए जिस तरीके से तीर्थ यात्रा जो निकाली गई है, यानी कि बस रवाना के लिए, क्योंकि श्रद्धालु जो है बस में बैठ करके और तीर्थ यात्रा यानी कि बात की जाए तो ज्योति, जो सपनों में भी तीर्थ यात्रा यानी कि राम मंदिर के सपने भी नहीं देख सकता था, अब उन लोगों को जो है
राम मंदिर देखने को, यानी कि राम मंदिर के दर्शन मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, दर्शन करेंगे। तो जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा को लेकर के जिस तरीके से बस रवाना करी है, तो तमाम जो श्रद्धालु है वो बस में बैठ करके जो है अयोध्या निकले हैं। तो जिस तरीके से हरी झंडी दिखाई है, क्योंकि इसमें भी एक जो है कैटेगरी यहाँ पर रखी गई है, जो कि मैं आपको बता दूं जिसकी जो है 1,80,000 से आय जो कम है, वो श्रद्धालु इसमें जो है वो वर्ग के लोग इसमें राम मंदिर की जो है वो दर्शन कर सकते हैं। और उसके साथ ही मैं बता दूं कि जिस तरीके से हरी झंडी दिखाई और लोगों श्रद्धालुओं से जब हमने बात करी तो लोगों का यही कहना था कि जिस तरीके से हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर के दर्शन करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री यात्रा जो है इसने जो है बहुत बड़ा सुगम जो है वो यात्रा बना दी है। क्योंकि अब लोग जो है अब यात्रा, क्योंकि निःशुल्क यात्रा है, क्योंकि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है और निःशुल्क यात्रा जो है अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो काफी श्रद्धालु यहाँ पर खुश नजर आए और कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की यानी कि पार्टी की जो है वो तारीफ करते हुए नजर आए। जी ज्योति। अच्छा मोनू, एक चीज और जानना चाहेंगे, आज कितने लोग गए और जो आज गए हैं, क्या ये जो सिलसिला है ये लगातार जारी रहेगा? कब कब इसके तहत भेजा जाएगा लोगों को? देखिए मैं आपको बता दूं ज्योति, हफ्ते में जो है एक बार बस जो है वो यहाँ से तीर्थ यात्रा के लिए जो है निकलेगी। जिस तरीके से आज निकाली गई है, क्योंकि एक बस का रूट की बात की जाए तो लगभग 4 से 5 दिन का जो है वो रूट रहेगा, क्योंकि बल्लभगढ़ से यानी कि फरीदाबाद से जो बस जो वोल्वो चलेगी और वो बस जो है वो लखनऊ में रात को रुकेगी और लखनऊ में रात को रुकने के बाद सभी श्रद्धालु वहां आराम करेंगे और उसके बाद लखनऊ से फिर अयोध्या के लिए रवाना होगी। वहां पर लोग जो है दर्शन करेंगे और उसके साथ ही फिर लखनऊ आकर के वो नाइट स्टे करेगी और उसके बाद जो है तीसरे दिन या चौथे दिन जो है वो बस आकर के फरीदाबाद लगेगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कई दिन का जो टूर है, इस जो दर्शन करने के जो श्रद्धालु गए हैं, तो मैं आपको ये भी बता दूं ज्योति, जो बेल्वो जो बस करी है वो बिल्कुल पूरी आरामदायक है, वो एयर कंडीशन है, लग्जरी जो सीट है वो है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम सुविधाओं को देखते हुए वो बस को जो है यहाँ से रवाना किया है। जी ज्योति। और इसमें एक अच्छी बात और है मोनू की ये जो बस है इसमें रहना खाना और तमाम सारी चीजें जो है फ्री हैं। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जिन लोगों को इसमें जाना है तो इनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, ये सब थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। ज्योति देखिए, अगर किसी को राम मंदिर के दर्शन करने हैं तो वो जो है जिस तरीके से उनके नजदीक बस डिपो है वो बस डिपो पर जाकर के वो अपना आधार कार्ड जो है वहां पर जमा कराएं और फैमिली कार्ड जो है वो यहाँ पर दिखाएं। और जिस तरीके से वहां पर जो है बस के ही कर्मचारी वो जो है वो ऑनलाइन करेंगे और जो है उनको जब बस जाएगी तो उनको फोन उनके पास आएगा कि आपको जो है आपका नंबर आ गया और आप जो है अयोध्या जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर रखी गई है और ऑनलाइन प्रक्रिया में फैमिली आईडी और कहीं ना कहीं आधार कार्ड वो यहाँ पर रखा गया। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि उन लोगों की सबसे ज्यादा सुगम यात्रा है जिनकी 1,80,000 से आय कम है, वो लोग ही इस बस में जा सकते हैं। यानी कि सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है, जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं, जो खुद से अयोध्या जाने में सक्षम नहीं है या उतना पैसा उनके पास नहीं है रुकने का, खाने का, वहां तक जाने का, तो उन लोगों को यहाँ पर ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। क्या एक परिवार से एक ही व्यक्ति जाएगा या फिर कितने लोग जा सकते हैं, इसकी कोई जानकारी अगर हो तो? नहीं ज्योति देखिए, जो अगर फैमिली की बात की जाए, जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराया जाएगा, जितने व्यक्तियों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, ऑनलाइन जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी, तो पूरी फैमिली भी जो है वो घूमने के लिए जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ज्योति मैं आपको वही बताऊं जो आपने भी कहा कि जो गरीब लोग जो सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि राम मंदिर के वो दर्शन कर सकते हैं, अयोध्या किधर की साइड पड़ते वो ये भी नहीं सोच सकते, तो उनके लिए अब जो है कहीं ना कहीं सरकार ने एक सपना नहीं बल्कि साकार करके यहाँ पर दिखाया। बिल्कुल, और डिजिटल इंडिया की भी ये एक अच्छी पहल मानी जाएगी क्योंकि डिजिटली सब कुछ चीजें हो रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मोनू, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और वहीं रेवाड़ी में एक शख्स ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। शख्स ने खुदकुशी से पहले एक वीडियो भी बनाया जिसमें उसने कुछ लोगों से परेशान होने का जिक्र भी किया है। इसी के साथ ही दीवार पर एक सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें एक पुलिस वाले को खुद की मौत का जिम्मेदार उसने ठहराया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद से पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं मृतक देशराज गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में कार्यरत था। परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई करने को लेकर के पुलिस से अपील भी की है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस की ओर से अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी बयान सामने नहीं आया है।
मामला जी ये था, मैं एक पावर कंपनी में काम करता हूँ। वहाँ से 4 बजे समथिंग में घर आया तो मैंने स्टेटस पे चेक किया, उसमें स्टेटस डाल रखा था कि भाई मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं और मैं अपनी जान दे रहा हूँ। यहाँ पे सन सिटी में ये रेंट पे रहते थे तो जो मकान मालिक है वो मालिक है, 2 पुलिस वाले बताए, उनको लेके दबाव बनाया, उस पर किराया उनका कुछ पेंडिंग था, उस वजह से उनने दबाव में आके खुदकुशी कर। कौन कौन थे पुलिस वाले, क्या नाम लिख के गए? नाम तो जी उन्होंने दीवार पर सुसाइड नोट लिख रखा है उन्होंने। और ये मकान मालिक कौन है? ये विजय लक्ष्मी करके है कोई कौशल निवासी, और उनके घरवाले का नाम शायद विजय करके ऐसा कुछ। अब क्या? तो बड़ी खबर देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।